सुबह का समय था और करतौल टाउन में ठंड बढ़ रही थी। करमौला पहाड़ों की धाराओं के ठीक तल में बसा ये टाउन करतौल अपने ठंडे मौसम के लिए मशहूर था। दिल्ली से लगभग 700 किलोमीटर दूर और जंगलों से घिरा हुआ। यहाँ पर एक बहुत बड़ा झरना था और उस झरने से कलकल बहती नदी। दिखने में बहुत खूबसूरत था लेकिन उतना ही ज्यादा विकसित था। वैसे टाउन पूरा बिखरा हुआ था। शहर से छूटा हुआ हिस्सा जहां बहुत ज्यादा विकसित था तो वहीं जितना ज्यादा जंगल की तरफ बढ़ते जाते उतना ही ज्यादा में टाउन गांव की अनुभूति देने लगता था, लेकिन फिर भी बाकी टाउन के मुकाबले ये टाउन काफी ज्यादा विकसित था। और टाउन के ठीक अंत में था वो घर जो बहुत अकेले जैसे में बना हुआ था। ये चैतन्य परिवार की जमीन थी जो बहुत ज्यादा क्षेत्र में फैली हुई थी। बहुत बड़ी चारदीवारी के बीच में बना था वो बहुत बड़ा सा घर जिसकी पिछली तरफ फलों के पेड़ों के 3-4 बहुत बड़े बड़े बगीचे बने हुए थे। सारे बगीचे पीछे जाकर जंगल को छूते थे। चैतन्य परिवार सालों से इसी व्यापार में था और इसी वजह से टाउन के सबसे अमीर परिवारों में से एक था। उनका घर भी आलीशान था, लेकिन आज इसी आलीशान घर में एक मनहूस चुप्पी छाई हुई थी। घर के हॉल में परिवार की तस्वीर टूटी हुई थी और फर्श पर कांच के टुकड़े बिखरे हुए थे। घर में खून बिखरा हुआ था। परिवार के मुखिया आलोक चैतन्य औंधे मुंह फर्श के ऊपर पड़े हुए थे और उनकी आंखें खुली थीं जिनमें खौफ साफ दिखाई पड़ रहा था। सांसें थम चुकी थीं और उनके सीने से निकल रहा खून सारे फर्श पर बह रहा था। ठीक सामने उनका एक 12 साल का बेटा एक बहुत खूबसूरत सी मूर्ति के ऊपर गिरा था जिसकी तलवार उसके सीने के आर पार निकली हुई थी। और आलोक चैतन्य के बगल में था उनका जुड़वा भाई अशोक चैतन्य जिसके हाथ रख एक गन थी और उसकी कनपटी से खून निकल रहा था। वो भी मारा जा चुका था। पूरा परिवार एक खूनी कत्लेआम में मारा जा चुका था और कोई नहीं जानता था कि यहाँ क्या हुआ था सिवाय एक के। घर के पर्दे ठंडी हवा से हिल रहे थे। उन्हीं पर्दों के ठीक पीछे से 9 साल की होप चैतन्य खाली आंखों से सब कुछ देख रही थी। उसके हाथ में एक गोल्ड मेडल था और उसने स्पोर्ट्स जर्सी पहन रखी थी। उसके होंठ कांप रहे थे। उसकी आंखों के आंसू सूख चुके थे। जब उसे लगा कि सब कुछ शांत हो चुका था तो वो धीरे धीरे बाहर आए। उसके जूतों पर भी हल्का सा लाल खून लगा हुआ था। वो आकर आलोक चैतन्य के पास आकर खड़ी हो गई और अपने पापा के बिना सांसों के शरीर को घूरने लगी। पापा, होप ने बहुत हल्की सी आवाज में कहा। उसके हाथ से गोल्ड मेडल नीचे जा गिरा और टन से घूमते हुए किसी के पांव से टकरा गया। और तभी आया वो काले कपड़े पहना हुआ साया जिसके हाथ में एक बड़ा सा मेटल का बना हुआ वास था। वो धीरे धीरे होप की तरफ बढ़ रहा था। होप का चेहरा तब तक आंसुओं से भीग चुका था। उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। उसकी टी शर्ट उसने कसकर हाथ में पकड़ रखी थी। तब उसे कुछ महसूस हुआ। उसने तुरंत पलट कर देखा और बाहर चमकता हुआ सूरज तेज उसकी आंखों से पड़ा। उसकी आंखें मिचक गईं और इसी के साथ साये ने अपना हाथ उठाया। मुझे लगा था कि मैं अपना काम खत्म कर दूंगा, पर लगता है मुझसे पहले कोई मेरा शिकार ले गया, पर कोई बात नहीं। तुम्हारे साथ अंतिम वंशज खत्म होगा और उसके साथ साथ ये लीगेसी भी खत्म होगी, उस साये ने एक भारी सी आवाज में कहा। होप की आंखें हल्की सी खुली और धुंधला ही सही, लेकिन उसने उस साये का हाथ देख लिया था। उसके दाएं हाथ की कोहनी पर एक जलने का निशान था जिस पर उसने एक धनुष बाण का टैटू बनाकर रखा था। बाण की नोक पर आग जल रही थी। नो, होप ने बिल्कुल हल्के से कहा और मेटल का वास पूरी ताकत से उसके सिर पर जा लगा। होप पलटकर अपने पापा के पास जा गिरी। साये ने वो मेडल उठाकर होप के पास फेंक दिया और वो मेडल उसके पापा के हाथों में चला गया। होप के सिर से निकले खून के छींटे दूसरी तरफ बनाई गई एक बहुत सुंदर तस्वीर पर जा गिरे थे। उस तस्वीर में किसी मंदिर की तस्वीर थी जिसमें देवी काली एक बाल स्वरूप में एक काले रंग के सिंहासन पर बैठी हुई थी। उस तस्वीर में देवी काली के पांव के नीचे कुछ आदमी मरे पड़े थे। उसी तस्वीर में मां काली के दराट के ऊपर खून के छींटे चमक रहे थे जिसके ठीक ऊपर लिखा था होप। तारांकन 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 तारांकन। ठीक एक हफ्ते बाद पुलिस के हेडक्वार्टर के सामने हल्ला मचा हुआ था। रिपोर्टर वहां पर खड़े खड़े चिल्लाते हुए लाइव न्यूज दे रहे थे। जैसा कि हमारे दर्शकों को पता है कि एक हफ्ते पहले चैतन्य फैमिली में एक बहुत बड़ा कत्लेआम हुआ जिसके दौरान आलोक चैतन्य और उनके बेटे युवान चैतन्य की मौत हो गई। साथ में उनकी बेटी होप चैतन्य बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। गौरतलब है कि चैतन्य परिवार के घर के आसपास कोई भी नहीं रहता है, इसलिए उनके घर के मुंशी जब शाम के वक्त उनके घर पहुंचे तो ही उन्हें इस घटना का पता चला। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि पिछले 10 सालों से करतौल में जिस सीरियल किलर की तलाश पुलिस को थी,
वो कोई और नहीं बल्कि आलोक चैतन्य का छोटे भाई अशोक चैतन्य था। अशोक चैतन्य को मेंटली अनस्टेबल बताया जा रहा है, जिसके कारण उसने सारी हत्याओं को अंजाम दिया और अंत में अपने पूरे परिवार की जान ले ली। दूसरी तरफ की रिपोर्टर कह रही थी, घटना के वक्त आलोक चैतन्य की पत्नी निशा चैतन्य अपनी फैक्ट्री में थी और आलोक चैतन्य ने उन्हें बहुत बार फोन किया था, लेकिन वो एक मीटिंग की वजह से फोन नहीं उठा पाई थी। निशा चैतन्य का कहना है कि उन्हें अपने देवर के किसी भी मर्डर के बारे में कुछ पता नहीं था। ये सारी चीजें चली हुई थी जबकि द हार्श ट्रुथ का सबसे प्रसिद्ध रिपोर्टर दर्शन कुमार बगल में खड़ा था। उसने अपनी बाइक पर टेक लगाई हुई थी और आराम से सिगरेट पिए जा रहा था। उसके साथ खड़े उसके कैमरामैन विकास ने कहा, हम अंदर नहीं जाएंगे भाई। दर्शन ने आराम से कहा, कोई फायदा है, वो बच्ची आने वाली है तो हम क्या करें। अरे इतनी बड़ी न्यूज है। करतौल का सीरियल किलर पकड़ा गया है। विकास, मुझे एक बात बताओ, क्या सबकी तरह तुम्हें भी लगता है कि वो सीरियल किलर पकड़ा गया? दर्शन ने पलटकर विकास की तरफ देखा तो वो सकपका गया। मतलब? दर्शन के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई, कुछ खास नहीं। मैं बस देख रहा हूं कि लोगों की सोच कहां तक पहुंच सकती है। और वो दोबारा सामने की तरफ पलट गया, पर उसके हाथ में एक लॉकेट भिंचा हुआ था। उस लॉकेट में एक छोटा सा शीशे का बना हुआ ग्लोब लटक रहा था, जिसके चारों तरफ कुछ रिंग्स बनी हुई थी। जब वो लॉकेट हिलता तो वो ग्लोब उन्हीं रिंग्स के बीच घूमता। पर कोई ध्यान से देखता तो उस ग्लोब में कुछ दरारें थीं जिनमें खून झलक रहा था। इसी के साथ पुलिस की गाड़ी आकर रुकी और रिपोर्टर मधुमक्खियों के झुंड की तरह उस पर टूट पड़े। इंस्पेक्टर अनिल ने बाकी लोगों की मदद से होप को बाहर निकाला, जिसके पूरे सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। चमकती फ्लैश से होप बुरी तरह से डर गई थी तो अनिल ने उसे संभाल कर पकड़ लिया। लेकिन रिपोर्टर कहाँ एक डरी हुई 9 साल की बच्ची पर दया दिखाने वाले थे। क्या आप बता सकती हैं कि उस शाम आपके घर में क्या हुआ था? क्या सच में आपके अंकल ने आपके पापा और आपके बड़े भाई को मार डाला? क्या आपके अंकल ने गोली चलाई थी? क्या उन्होंने आपके ऊपर वास मारा था? अनिल ने रिपोर्टर्स को हटाते हुए कहा, बच्ची को कुछ याद नहीं है। प्लीज, शी इज इन ट्रॉमा राइट नाउ। प्लीज आप पीछे हटिए। रिपोर्टर्स कहाँ सुन रहे थे। वो कैमरा की फ्लैश चमकाए जा रहे थे। उन्हें जानना था कि क्यों होप को कुछ याद नहीं था। अब वो खबर कैसे दिखाएंगे? अचानक से एक रिपोर्टर ने अनिल की तरफ माइक कर दिया, क्या ये सच है कि पिछले 10 सालों से पुलिस जिस सीरियल किलर को ढूंढ रही थी वो खुद अशोक चैतन्य था? अनिल ने एक गहरी सांस ली। प्राइम इन्वेस्टिगेशन में यही पता चला है, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। रिपोर्टर ने होप के ऊपर माइक कर दिया, क्या आपको सच में कुछ याद नहीं है? क्या आपके अंकल ने घर में गोली नहीं चलाई थी? क्या आप झूठ बोल रही हैं? होप ने अपना सिर उठाकर उसकी तरफ देखा ही था कि फ्लैश चमक उठी और होप की आंखें घूम गईं। अगले ही पल वो सीधा नीचे जा गिरी। होप, होप! इंस्पेक्टर अनिल ने होप को पकड़ना चाहा, लेकिन बच्ची एक बार फिर बेहोश हो चुकी थी। अनिल ने उसे गोद में उठाया और सीधा गाड़ी की तरफ लपका। सारे रिपोर्टर्स भी उस तरफ भागे। वहीं ये सब देखकर दर्शन हल्के से हंस पड़ा। क्या लोग हैं! एक बच्ची ने अपने सामने इतना बड़ा कत्लेआम देखा। ट्रॉमा के कारण वो सब कुछ भूल गई, लेकिन लोग तब भी उसे उस खौफनाक मंजर को याद करने के लिए कह रहे हैं ताकि उनको खबर मिल सके। फिर वो पलट गया तो विकास ने एकदम से कहा, हम लोग सच में अंदर नहीं जाएंगे। दर्शन ने एक लंबी सांस छोड़ी। वो पीछे पलटा, अशोक चैतन्य, वो मर्डर नहीं था। हम मतलब ये कि उन लोगों ने गलत इंसान को पकड़ लिया है मेरे बच्चे। तो क्या अभी भी करतौल सुरक्षित नहीं है? नहीं, करतौल सुरक्षित है, पर यह बच्ची नहीं। दर्शन ने विकास को बैठने का इशारा किया तो वो बेचारा उलझन में बाइक पर बैठ गया। दर्शन बाइक को घुमाकर वहां से ले गया। किसी का भी ध्यान उस साए पर नहीं था जो पुलिस स्टेशन के ठीक सामने वाले जंगल में एक पेड़ के पीछे सारा नजारा देख रहा था। उसने अपनी दाएं हाथ की स्लीव्स को उठाया और वहां पर खुजलाने लगा। वहां एक बार वो धनुष बाण वाला टैटू चमक उठा था। तारांकन 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 तारांकन। 4 साल बाद करतौल के सबसे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल के एक कमरे का दरवाजा खुला तो वहां बैठी हुई निशा कपूर और उनके पति मिस्टर राजवीर कपूर उठ खड़े हुए। साइकेट्रिस्ट डॉक्टर आनंद मिलन ने उन्हें बैठने का इशारा किया और खुद भी वो अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गए। मिस्टर कपूर ने चिंता भरी आवाज में कहा, होप ठीक है ना डॉक्टर आनंद? नहीं, PTSD, इम्पोस्टर सिंड्रोम, डिप्रेशन एंड स्किज़ोफ्रेनिया।
होप की हालत बहुत ज्यादा खराब है। डॉक्टर आनंद ने अपना सिर हिला दिया। उसने अपनी फैमिली को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा। एंड मिसेज निशा, आपकी दूसरी शादी का भी इसमें काफी बड़ा रोल है। आपने उसे बेसमेंट में बंद भी किया। तो आप क्या चाहते हैं? मैं अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ूं। और ये लड़की होप, इसने अपनी बहन आलिया को पूल में धक्का दिया, इसीलिए उसे सजा मिलनी ही थी, निशा ने कड़वी आवाज में कहा। सटेप सिस्टर मिसेज कपूर, आलिया उसकी सटेप सिस्टर है। मिसेज कपूर, आप समझ नहीं रही हैं। करतौल इस समय होप के लिए बहुत बड़ा डेंजरस ड्रीम बन चुका है। और मैंने सुना है कि आलिया और आपके नेबर का बेटा निर्भीक भी उसे बुली करते हैं, आनंद ने ठंडी आवाज में कहा। नहीं, होप झूठ बोलती है। वो निर्भीक और आलिया को तंग करती है। उसने निर्भीक की मम्मी की गाड़ी में बिच्छू छोड़ दिया, आलिया की दादी को धक्का दे दिया, निशा ने तेज आवाज में कहा। ये लड़की अपने अंकल की तरह पागल हो चुकी है। मिस्टर कपूर ने एकदम से निशा के हाथ पर हाथ रख दिया। निशा, काम डाउन। डॉक्टर आनंद, हमें क्या करना चाहिए? आनंद ने 1 मिनट के लिए कुछ सोचा। आप उसे करतौल से बाहर ले जाए, यही इस वक्त सही है। निशा ने तुरंत कहा। मैं उसे कब से बोर्डिंग स्कूल भेजने वाली थी। यही सही होगा। आनंद ने हैरानी से कहा। आप होप को इस हालत में अकेला छोड़ना चाहती हैं? निशा ने उसे घूरकर देखा। मैं उसके साथ नहीं जा सकती हूँ। आलिया घर में अकेली नहीं रह सकती और उसकी दादी भी बीमार है। होप ठीक रहेगी और दिल्ली में उसका इलाज भी हम करवाएंगे। बोर्डिंग स्कूल में वो अटेंशन लेने के लिए जो चीजें करती है, वो नहीं कर पाएगी। आनंद ने कुछ कहना चाहा कि तभी निशा ने कहा। वो मेरी बेटी है डॉक्टर आनंद, मैं जानती हूं कि उसे किस तरह से संभालना है। आनंद ने अपना सिर हिला दिया। वो जानता था कि निशा नहीं मानने वाली है। वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी थी और होप उसके अतीत की एक झलक थी जिससे वो किसी भी तरीके से छुटकारा पाना चाहती थी। इसीलिए वो होप को करतौल से भेजना चाहती थी। आनंद ने इसीलिए ट्रांसफर पेपर पर साइन कर दिए। जब राजवीर और निशा उन पेपर को लेकर घर आए तो एक प्यारी सी बच्ची गुलाबी रंग की फ्रॉक पहने बाहर अपनी ही उम्र के एक लड़के के साथ लकड़ी का एक बक्सा सा बना रही थी। लड़का बहुत गंभीर दिखाई पड़ रहा था। ममा, पापा, आलिया ने निशा और राजवीर को देखते ही खुश होकर कहा तो निशा ने उससे बड़े प्यार से गले लगाते हुए कहा। क्या कर रहे हो आप दोनों? निर्भीक मेरी कैट के लिए बक्सा बना रहा है। आलिया ने लड़के की तरफ इशारा किया पर निर्भीक ने कुछ नहीं कहा। पर क्यों? आपकी कैट के पास है ना बक्सा? राजवीर के माथे पर बल पड़ गए। वो पता नहीं पापा कैसे टूट गया। मैं अपने रूम में गई तो वो टूटा हुआ था। कैट भी भाग गई थी पर निर्भीक उसे ले आया, आलिया ने उदास आवाज में कहा। होप, ये होप ने किया है। घर में बस उस टाइम पर वही थी। निर्भीक ने अपना मुंह खोला। उसको आलिया की कैट पसंद भी नहीं है। ये लड़की तो, निशा गुस्से में अंदर जाने लगी लेकिन राजवीर ने उसकी कलाई पकड़ ली। शांत हो जाओ निशा, मैं उससे बात करता हूँ। कोई उससे बात नहीं करेगा। तंग कर लिया है इस लड़की ने मुझे। ये लड़की यहाँ नहीं रह सकती है राज। मैं कल के कल इसको भेज रही हूँ। पर निशा, होप कहीं जा रही है ममा? आलिया ने मासूमियत से पूछा। निशा तुरंत उसकी तरफ पलटी और उसके सामने बैठ गई। हाँ, होप अब यहाँ नहीं रहेगी। होप आपको तंग करती है ना? आप चिंता मत करो, ममा आलिया को प्रोटेक्ट करेगी। होप अब आपको परेशान नहीं कर पाएगी। सच में ममा? आलिया खुश होकर निशा के गले से लग गई। राजवीर ने एक लंबी सांस छोड़ी। उन्होंने अपना सिर हिला दिया जब उनको कुछ महसूस हुआ। उन्होंने ऊपर की तरफ देखा तो दूसरी मंजिल की खिड़की पर होप खड़ी थी। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। उसने सारी बातें सुन ली थीं लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। राजवीर की आंखें सिकुड़ गईं। वो जानते थे कि होप को यहाँ से अकेले कहीं भेजना ठीक नहीं होगा पर इस समय तो पूरा टाउन चाहता था कि होप यहाँ से चली जाए। और यही हुआ। ठीक 1 हफ्ते बाद 13 साल की होप को अकेले करतौल से सीधा दिल्ली भेज दिया गया ताकि वो अपने पागलपन का इलाज करवा सके। पर क्या गारंटी थी कि ये पागलपन खत्म होने की बजाय बढ़ नहीं सकता था? क्या गारंटी थी कि जिस होप को मॉन्स्टर बनकर करतौल में अब संबोधित किया जाता था, होप सच में वो मॉन्स्टर नहीं बनेगी? तारांकन 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 तारांकन। कुंडी मत खड़काओ रानी, सीधा अंदर आओ रानी। आरवी यूनिवर्सिटी के बाहर लफंगे घूम रहे थे और स्कूटी पर 3 लफंगे लगातार यहां से वहां लड़कियों को छेड़ रहे थे। शाम के लगभग 7 बजे थे और तब सब लड़कियां और लड़के पास के बगीचे में टहलने के लिए निकल जाते थे पर इन गुंडों का रोज का काम था। हॉस्टल केजी विंग के बाहर आकर लड़कियों को छेड़ते रहते थे और आज भी वही कर रहे थे।
पार्क में टहल रही लड़कियां सब अंदर जाने लगी तो वो कहने लगे, आय हाय रानी, हम भी चल पड़े क्या? बोलो तो कमरा कौन सा है? अरे हमारे कमरे में चल पड़ो। तीनों लड़के स्कूटी रोककर छेड़ना शुरू कर चुके थे जैसे कि देश की राजधानी में आमतौर पर होता है। लड़कियां चिढ़कर अंदर जाने लगी पर अंत में एक लड़की बची जो कि लड़कों की तरफ बढ़ने लगी। उसने काले रंग का हुडी पहन रखा था और काले रंग की ट्रैक पैंट। साथ में उसने चेहरे पर एक काला मास्क लगा रखा था। उसने अपनी हुडी की आस्तीनों को समेट रखा था और उसकी कलाई पर एक टैटू साफ दिखलाई पड़ रहा था। ये समुद्री लहरों का टैटू था जो कि अनंत के चिन्ह में बना हुआ था। उसी टैटू के पास एक बहुत पुरानी चोट का निशान भी था। लड़कों ने हैरानी से उस लड़की की तरफ देखा। लड़की उन लोगों के पास आकर खड़ी हो गई। एक लड़के ने ठंडी आवाज में कहा, कौन है बे तू? लड़की ने जवाब देने की बजाय स्कूटी की तरफ देखा। होंडा एक्टिवा 6G है, माइलेज 50 किलोमीटर पर लीटर, इंजन टाइप फैन कूल, सिलेंडर इज 1। लड़की बोलती जा रही थी और लड़के हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे। फ्रंट ब्रेक ड्रम, रियर ब्रेक ड्रम, फ्यूल कैपेसिटी। अबे चुप बे, क्या बोले जा रही है? पागल वागल है क्या? दूसरा लड़का चिढ़ गया। अब लड़की ने अपनी पलकें उठाकर लड़कों की तरफ देखा। नो, आई एम नॉट क्रेजी, आई एम जस्ट अ साइकोपैथ सर्टिफाइड। लड़की ने इतना कहा और अचानक से जेब से एक बड़ा सा पत्थर निकालकर लड़के के सिर पर दे मारा। लड़का चीखता हुआ पीछे हटा और लड़की ने स्कूटी हेडलाइट पर पत्थर दे मारा। हेडलाइट टूट गई। अबे साली हा और हैशट और एट। दूसरा लड़का चीखते हुए पीछे पलटा और उसने लड़की को मुक्का मारना चाहा पर लड़की झुकी और उसने एक जोरदार मुक्का लड़के के पेट में दे मारा। लड़का झुका और लड़की ने दूसरी जेब से पत्थर निकालकर उसका सिर भी फोड़ डाला। वो भी सिर पकड़कर नीचे गिर गया। तीसरा लड़का ये सब देखकर भागने लगा पर लड़की ने उसकी तरफ पत्थर पूरी खींचकर मारा। निशाना अचूक था। लड़का वहीं पर जा गिरा। लड़की ने फिर एक लंबी सांस छोड़ी। उसके बाद उसने स्कूटी को पकड़ा और सामने की दीवार पर दे मारा। स्कूटी नीचे गिर गई। लड़की उस तरफ बढ़ी कि तभी एक तेज आवाज आई, होप। और होप पीछे की तरफ पलट गई। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अगर आपको अच्छी अच्छी कहानियां सुनना पसंद है तो आपके लिए एक खास जानकारी है। मेरी एक स्टोरी, फेथ ओवर फियर, अभी टेलीग्राम स्टोरी चैनल पर चल रही है और वहां पार्ट 19 तक अपलोड हो चुका है। साथ ही आगे के नए पार्ट्स भी रेगुलर बेसिस पर लगातार अपलोड होते रहते हैं। अगर आप इस कहानी के आगे के सभी पार्ट्स और बाकी कई शानदार कहानियां डेली सुनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप के लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद पिन्ड मैसेज जरूर चेक करिए, वहीं से आपको सारी स्टोरीज का एक्सेस मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब बिना देर किए शुरू करते हैं। रात का समय था और तेज बारिश हो रही थी। करतौल का ठंडा मौसम और ज्यादा ठंडा हो गया था और उसी वजह से जंगल में भी बहुत ज्यादा अंधेरा छा चुका था। उसी समय एक आदमी बहुत तेजी से भाग रहा था। उसके हाथ में एक ब्रीफकेस जैसा कुछ था काले रंग का। वो आदमी घायल था और वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो बार बार पीछे पलटकर देख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई उसके पीछे है। उसने एक बार फिर पीछे पलटकर देखा और दोबारा आगे भागने लगा कि पेड़ से एक साया निकला और उसने एक बहुत मोटी टहनी से उस आदमी के सिर पर वार किया। आदमी चीख उठा और दूसरी तरफ जा गिरा। उसके सिर से खून बहने लगा था। उस आदमी ने सामने की तरफ देखा। वो साया काला रेनकोट पहने हुए उस आदमी के सामने खड़ा हो गया। मैंने क्या था ना कि तुम भाग नहीं पाओगे। माफ कर दीजिए पंडित जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं लालच में आ गया था। मुझे सच में माफ कर दीजिए। दोबारा ये गलती नहीं होगी। वो आदमी जाकर उसके पांव में पड़ गया लेकिन वो आदमी यानी कि पंडित जी शांत खड़ा रहा। उसने एक काला रेनकोट पहना हुआ था और साथ में एक काली कैप उसके सिर पर पहन रखी थी। उस कैप से नीचे पानी टपक रहा था। अचानक से पंडित जी अपने पांव के बल बैठ गए। पहाड़ों में एक कहावत है कि यहाँ के देवताओं को उनके स्थान से नहीं हिलाना चाहिए। जहां वो विराजमान है वो उनका स्थान होता है। पर तुम लोग ये बात नहीं समझ पाओगे क्योंकि तुम लोग अपने धर्म से तो जुड़ नहीं पाते हो। तुम भगवान से क्या जुड़ोगे? ऐसा नहीं है पंडित जी, बस आखिरी गलती है। बस इस बार माफ कर दीजिए। प्लीज माफ कर दीजिए। प्लीज अपना गुस्सा शांत करिए पंडित जी। गुस्से में कुछ मत करिएगा पंडित जी। वो आदमी अपने हाथ रगड़ने लगा था। पंडित जी की बस आंखें दिख रही थी जो कि ठंडी थी। उनमें कोई भाव नहीं था। उसने अपने हाथ को पृथ्वी मुद्रा में कर लिया। क्रोध तो सब कुछ विनाश कर देता है। ये सब मैंने क्रोध में नहीं किया है सुरजीत, क्योंकि स्वयं में श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, क्रोधात् भवति समोह, समोहात् स्मृति विभ्रम।
स्मृतिभ्रंशा बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, अर्थात क्रोध से मनुष्य की मति बुद्धिद मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, कुंद हो जाती है। इससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही का नाश कर बैठता है। मैं यहाँ अपना नाश करने नहीं आया हूँ सुरजीत, मैं यहाँ तुम लोगों को खत्म करने आया हूँ। पंडित ने अपना हाथ सुरजीत की गर्दन पर रखा। तुम्हें सब कुछ करना चाहिए था, पर मुझे धोखा देने के बारे में नहीं सोचना चाहिए था। अगले ही पल पंडित जी की उंगलियों में ब्लेड चमक उठा। इससे पहले कि सुरजीत कुछ समझ पाता, उसका गला उस ब्लेड से कट चुका था। सुरजीत ने पंडित जी की रेनकोट की स्लीव्स पकड़ी और आंखें बड़ी करके नीचे गिर गया। पंडित जी की स्लीव्स ऊपर हो चुकी थी। धनुष बाण का वो टैटू बारिश में चमक उठा था। पंडित जी फिर उठे और उन्होंने ब्रीफकेस की तरफ देखा। उन्होंने ब्रीफकेस को खोला तो उसमें एक फ्रेम चमक उठी। पंडित जी की आंखें मुस्कुरा दी। चिंता मत करिए, आप मेरे साथ घर वापस लौट रही हैं माँ। और फिर वो आगे बढ़ गया। उसने ब्रीफकेस को कसकर हाथ ये पकड़ लिया था। वो थोड़ा ही आगे चला था जब उसे कुछ गुर्राहट सुनाई पड़ी। उसकी आंखों की मुस्कान गहरी हो गई। वो जानता था कि जंगल के हिस्से में बहुत से गीदड़, भेड़िए और भालू रहते हैं। कल सुबह तक बस सुरजीत की हड्डियां ही बचेंगी और कोई नहीं जान पाएगा कि वो कैसे मरा था। तारानकन 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 तारानकन। 8 साल बाद दिल्ली की आरवी यूनिवर्सिटी के जी विंग के एम हॉस्टल के बाहर काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हुई थी। पिछली तरफ का बगीचा हल्के से शोर से भर गया था। लड़के और लड़कियां दोनों वहां मौजूद थे और शायद दो ग्रुप आपस में भिड़ गए थे। उनमें से एक लड़का अपने सामने खड़ी चश्मे वाली लड़की को कुछ कहे जा रहा था और वो लड़की अपने आंसू पोंछ रही थी। अचानक से लड़के ने चिढ़कर कहा, ज्यादा आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। तेरे जैसे लड़कियों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तू साला देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। अगर कल सुबह तक पूरी यूनिवर्सिटी में तेरा कच्चा चिट्ठा नहीं खोला तो मेरा नाम प्रदीप नहीं। वो लड़की रोते हुए उसकी तरफ देखने लगी। तुम बहुत गलत कर रहे हो, बहुत ज्यादा। हमारा ब्रेकअप हो चुका है और वो भी इस वजह से क्योंकि तुमने चीट किया। तो अब तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? क्या चाहिए तुम्हें? प्रदीप की बगल में खड़ी शॉर्ट स्कर्ट और टी शर्ट पहने काया ने बड़े आराम से कहा, ये तुम्हें प्रदीप की कंप्लेंट करने से पहले सोचना चाहिए था पलक। तुमने कंप्लेंट की एंड नाउ तुम्हें उसका अंजाम तो भुगतना होगा। अब पलक को गुस्सा आ गया। उसने काया को धकेलते हुए कहा, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है चुड़ैल। तुमने ही प्रदीप को ड्रग्स की आदत डलवाई। काया एकदम पीछे लड़खड़ा गई। ये देखकर प्रदीप ने एकदम से अपना हाथ घुमाया, हाउ डेयर यू। लेकिन जब तक उसका हाथ पलक को छू पाता, किसी ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया। प्रदीप ने तुरंत उस तरफ देखा और हैरानी से कहा, जैक। जैक आराम से उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसने कहा, डूड, मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था कि यहाँ आकर हंगामा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुमको दोबारा यहाँ चले आए। वी वर गोइंग टू पार्टी और तुमने पूरे मूड की ऐसी की तैसी फिरा दी। इतना कहकर जैक ने प्रदीप का हाथ झटक दिया। इतने में एक और लड़की वहां आकर खड़ी हो गई। उसने हल्की सी अंगड़ाई लेते हुए कहा, ये लोग कुछ ज्यादा ही लिमिट क्रॉस करने लगे हैं। अबे सालों, पिछली बार की पिटाई भूल गए क्या? दोबारा से मार खाकर ही अक्ल आएगी। कतई लातों के भूत हो रखे हो। सैंडी, काया दोबारा से खड़ी हो गई, तुम्हारा यहाँ कोई मैटर नहीं है तो तुम्हारे कौन सा बाप की तीसरी शादी हो रही है बे जो तुम्हारा मैटर है? सैंडी ने भवे उठाते हुए कहा तो उसके पीछे खड़ी भीड़ ओ कहते हुए हूटिंग करने लगी। काया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने एकदम से कहा, यू बिच। कहते हुए वो आगे बढ़ी तो सैंडी ने लापरवाही से कहा, आजा, आज तुझे ही काटूंगी मैं। वो भी आगे बढ़ी तो प्रदीप उसकी तरफ लपका, लेकिन जैक ने उसे पकड़ लिया। वहीं उनके पीछे खड़े गरुफ भी आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर चिल्लाते हुए झगड़ने लगे। पलक ने तुरंत जाकर काया के बाल पकड़ लिए थे और उसे गोल गोल घुमा रही थी। ये सारा नजारा दूसरी तरफ खड़ी लड़की अपने फोन में रिकॉर्ड कर रही थी। उसने सब कुछ रिकॉर्ड किया और फिर वो वीडियो अपने फोन में सेव एक नंबर द बॉस को भेज दिया। उसके ठीक पीछे एम हॉस्टल की बिल्डिंग के सबसे ऊपरी मंजिल के एक कमरे में हल्का सा अंधेरा था और वहां पर एक बड़ी सी स्क्रीन पर अरोरा लाइट्स का पूरा दृश्य चला हुआ था और उन लाइट्स की पूरी रोशनी कमरे में फैली हुई थी। उस कमरे में ढेर सारी किताबें थीं और कमरा पूरा बिखरा हुआ था।
कमरे के एक कोने में एक पंचिंग बैग लगा हुआ था जहां इस समय एक लड़की तेजी से मुके बरसाए जा रही थी। उसने अपने बालों का जूड़ा किया हुआ था। उसके बालों में कहीं कहीं झलकता हुआ नीला रंग बता रहा था कि उसने अपने बालों को रंगवाया था। लाइट्स की हल्की सी रोशनी उस पर भी पड़ रही थी तो उसकी भूरी आंखें चमक उठती। लड़की का चेहरा हल्के से पसीने से भरा हुआ था। उसने एक बंद गले वाली काली टी शर्ट पहन रखी थी जिसके बाजू सिर्फ कंधे तक थे। साथ में एक ग्रे रंग की ट्रैक पैंट और पैरों में चप्पल नहीं थी। उसके हाथों में काली पट्टियां बंधी हुई थीं जो कि मुक्केबाजी के काम आती थीं। जिस तरीके से वो मुक्के बरसा रही थी कोई भी बता सकता था कि उसे अच्छा खासा अनुभव है। उसकी दाएं हाथ की कलाई पर एक टैटू था जिसे तिरछे शब्दों में लिखा गया था, समुद्र की लहरों का बना हुआ अनंत चिन्ह, जिससे ठीक ऊपर एक बहुत पुरानी चोट का निशान चमक रहा था। लड़की लगातार मुक्के बरसाते जा रही थी जब अचानक से उसका फोन बज उठा। लड़की रुक गई। उसकी सांसों की आवाज तेज थी और कमरे में गूंज रही थी। उसके बाद वो अपने फोन के पास गई और उसने फोन उठाते ही कहा, केजे, इस टाइम पर मुझे अपना बॉक्सिंग शेड्यूल कंप्लीट करना होता है। तुम मुझे इस टाइम पर फोन कर रहे हो। जीने की इच्छा से मन भर रहा है। होप, बॉक्सिंग शेड्यूल तुम्हारा पिछले गार्डन में कंप्लीट हो सकता है। जल्दी नीचे आओ। जैक और सैंडी यहाँ फिर से भिड़ गए हैं एंड इट्स नॉट लुकिंग गुड टू मी, केजे ने एकदम से कहा तो होप ने लापरवाही से कहा, तो इसमें मैं क्या करूं? साले खच्चर लोग कहीं भी जाकर भिड़ जाते हैं। केजे ने उछलते हुए कहा, अबे इस बार पलक की बात है। प्रदीप और काया भिड़े हैं। होप की पलकें उठ गईं। अचानक से उसने अपना फोन उठाया और अपनी ग्रे रंग की जैकेट को उठाकर वो सीधा बाहर निकल गई। वहीं दूसरी तरफ नीचे बगीचे में चश्मा पहने हुए केजे ने हैरानी से कहा, हेलो होप, होप तू है? अबे होप। फिर इसने फोन काट दिया। आश कहते हुए वो दोबारा से फोन लगाने लगा और पीछे पलट गया तो जैक और सैंडी सामने पलक के आगे खड़े थे और प्रदीप को आगे आने से रोक रहे थे। काया और बाकी लोग उन लोगों को धकेल रहे थे। केजे ने अपना सिर हिला दिया, अरे यार, तुम लोग रुकते क्यों नहीं हो? क्या पागलपन है ये? इसी बीच प्रदीप ने सैंडी को धकेल दिया तो सैंडी पीछे लड़खड़ा गई। केजे की आंखें बड़ी हो गईं और उसने एकदम से कहा, यार होप कहाँ पर है तू? उसके कहते कहते ही अचानक से होप सीधा उसकी बगल से निकलकर आगे बढ़ी। उसने अपने हाथों में पकड़ी जैकेट एकदम से अपनी पीठ की तरफ घुमाए और उसे तेजी से पहन लिया। फिर वो अपनी जैकेट की बाजुओं को कोहनी तक समेटते हुए आगे बढ़ी। प्रदीप बुरी तरह से पलक की तरफ उंगली किए चिल्लाए जा रहा था कि तभी उसकी पीठ पर एक जोरदार किक पड़ी और वो आगे की तरफ जा गिरा। बाकी सब चौंक उठे और उनकी नज़र पीछे किक मारने वाले पर गई। सैंडी और जैक ने एकदम से खुश होकर कहा, होप। होप ने अपनी पैंट की जेबों में हाथ डाल रखे थे। उसने अपनी गर्दन हल्की सी टेढ़ी की और प्रदीप की तरफ देखते हुए कहा, यू वर टू नॉयसी एंड आई हेट इट। तुम्हें कहा था ना मैंने, डोंट यू डेयर टू कम माई डोम। सुनाई नहीं दिया था कि समझ नहीं आया था? प्रदीप ने अपने हाथ झाड़े और वो उठ खड़ी हुआ। उसने होप की तरफ उंगली की, तुम्हारे दोस्तों की वजह से सब कुछ हो रहा है। सालों ने मेरे खिलाफ रिपोर्ट की और तुम सीआर होने का गलत फायदा उठाती हो। ये तुम्हें आज पता चला। मैं पिछले 2 सालों से ये चीज कर रही हूँ। यू आर रियली डम टू नोटिस दिस थिंग राइट नाउ। होप ने अपने हाथ हवा में उठा दिए, बिल्कुल मैं अपने सीआर होने का फायदा उठाती हूँ। आई एक्सेप्ट इट। सो क्या करोगे तुम? कंप्लेंट, फाइट, ब्लड, एनीथिंग यू वॉन्ट। वैसे भी मेरा बॉक्सिंग शेड्यूल तुम्हारी वजह से बिगड़ा हुआ है। प्रदीप ने अपना सिर हिला दिया, मैं तुझे बताता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ। इतना कहकर उसने तेजी से एक बगीचे में लगी लकड़ियों की रेलिंग से एक लकड़ी निकाली और सीधा होप के ऊपर वार किया। होप एकदम से पीछे हट गई। ओए, जैक ने एकदम से कहा और वो भी प्रदीप की तरफ लपका, लेकिन प्रदीप के दोस्त उससे भिड़ गए। सैंडी और केजे भी प्रदीप के दोस्तों से आकर लड़ने लगे। इसी बीच प्रदीप ने फिर से डंडा घुमाया, लेकिन होप एकदम से झुकी और उसने एक जोरदार मुक्का सीधा प्रदीप की कमर के ठीक बीच में मार दिया। प्रदीप पूरा झुक गया तो होप ने आराम से कहा, फाइट हमेशा ताकत से नहीं जीती जाती यू इडियट। यू नीड टेक्निक। तुम्हें पता होना चाहिए कि अटैक करने के लिए वीक पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं। देन जहां अटैक। कहते हुए उसने अपना घुटना सीधा प्रदीप के मुंह पर दे मारा। प्रदीप की नाक फूट गई और उसने अपनी नाक पकड़ ली। उसके हाथ से लकड़ी छूट गई तो होप ने उसे उठाया और कहा, तुम्हारी गलती पता क्या है? तुम्हें लगा कि तुम्हारे सामने अच्छे लोग खड़े हैं। वी आर एवरीथिंग बट गुड पीपल। इतना कहकर उसने सीधा उस लकड़ी का वार प्रदीप की कलाई पर किया। लकड़ी टूट गई और प्रदीप अपना हाथ पकड़कर चीख पड़ा, पर होप ने उसे पकड़ा और लकड़ी की रेलिंग पर दे मारा।
लकड़ी की सारी रेलिंग पूरी टूट गई और एक तीखी प्रदीप के कंधे पर गहरी चोट देती हुई टूट गई। वो मरने जैसे की हालत में चीख पड़ा और पलट गया। बाकी सब रुक गए लेकिन होप पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने आगे बढ़ते हुए कहा, अगर तुम्हें पेन और डैमेज से इतना ज्यादा डर लगता है तो तुम्हें कभी फाइट स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। इतना कहकर उसने पंजों के बल बैठकर प्रदीप के जख्म पर अपना रुमाल निकाल कर रख दिया। प्रदीप ने आंखों में दर्द भरकर होप की तरफ देखा तो होप ने बिना भाव कहा, आई सॉ सो मच ब्लड व्हेन आई वॉज 9। यू नो, मेरी फैमिली साइकोपैथ की फैमिली थी, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, आई कैन किल यू इफ आई वॉन्ट, सो जस्ट डोंट मैस विद मी। प्रदीप ने डर के मारे एक घूंट भरा और तभी अचानक सीटी बजाते हुए गार्ड्स उस तरफ आए। उनके साथ कुछ पुलिस वाले भी थे। होप ने अपना सिर हिला दिया। वो आराम से उठ खड़ी हुई और उसने अपने हाथ खड़े कर दिए। पुलिस वाले वहां भागते हुए आए तो जैक ने एक पुलिस वाले को देखकर उत्साहित होकर कहा, ओह इंस्पेक्टर अजीत, हेलो अगेन, कैसे हैं आप? इंस्पेक्टर अजीत ने उन सब की तरफ देखा और फिर सामने होप की तरफ तो होप ने अपना हाथ हिला दिया। अजीत ने एक गहरी सांस ली। उसने अपना फोन निकाला और फिर किसी को फोन किया। जी सर, सबको मैं वहीं ले आऊं? जी सर, फाइट तो हुई है और कुछ घायल भी हैं। जी सर, अजीत ने बात करते हुए फिर होप की तरफ देखा। जी सर, दोबारा से वही लोग हैं और वही लड़की है। तारांकन 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 तारांकन। रात के करीब 10 बजे आए थे जब वहां पुलिस स्टेशन में हंगामा मचा हुआ था। दोनों पक्ष एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे और उन सबके बीच होप आराम से एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसके हाथों पर लगा खून सूख चुका था और वो उस मेज पर रखी डिक्शनरी को पढ़ रही थी। वो बिल्कुल शांत थी और उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसके आसपास क्या हो रहा था। उसके ठीक पीछे पुलिस वाले होप के दोस्तों और प्रदीप के साथियों को शांत करवाने में लगे थे। पर वो आरवी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे और क्योंकि अलग अलग राजनीति दल से थे इसलिए उन्हें भिड़ने का शौक था। लेकिन तभी एक तेज आवाज पुलिस स्टेशन में गूंज उठी, साइलेंस। सब एकदम से चुप हो गए तो अजीत ने एक राहत भरी सांस ली। कब से इन बच्चों को चुप करवाता हुआ वो पागल हो चुका था। उसने तुरंत सैल्यूट किया और कहा, सर। उसके ठीक सामने डीएसपी अरिवीर खड़ा था जो लगभग 28-29 साल का था। 6 फीट की लंबाई और गठीला शरीर। उसके चेहरे का रंग गोरा और आंखें मध्यम आकार की थीं। उसके बाल थोड़े छोटे और सिर पर पीछे की तरफ पूरे व्यवस्थित थे। चेहरे पर गंभीरता और कठोरता दोनों थीं। दाएं हाथ में एक महंगी घड़ी और एक मौली का धागा बंधा हुआ था। दूसरे हाथ में उसने एक काला धागा बांध रखा था। अरिवीर ने एक गहरी सांस छोड़ी और सभी की तरफ उंगली करते हुए कहा, जिस किसी ने भी एक भी शब्द अपने मुंह से निकाला उसे मैं इसी वक्त अंदर डाल दूंगा। अंडरस्टैंड? लाइन में लगो सब। अरिवीर के हल्काते ही सब के सब लाइन में लग गए और अरिवीर ने अपना सिर हिला दिया। उसने ठंडी आवाज में कहा, पिछले 6 महीनों में चौथी बार है ये। तुम लोगों को और कोई काम नहीं है क्या? या तुम लोगों को ये लगता है कि हम लोगों को और कोई काम नहीं है? कहते हुए वो जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया और उसने सामने देखा। पट्टियों से सजे प्रदीप की बगल में होप बैठी हुई थी जिसकी नजर अभी भी मेज पर रखी डिक्शनरी पर थी। अरिवीर के माथे पर बल पड़ गए, एंड इट्स यू अगेन। होप ने अपनी पलकें उठाकर सामने अरिवीर की तरफ देखा। अरिवीर की भवें सिकुड़ गईं। उसके ठीक सामने बैठी ये लड़की करीब 21 साल की थी। मध्यम भूरी आंखें और छोटा गोल चेहरा, छोटी सी नाक और सांवला सा रंग, गहरे काले बाल जिनमें नीला रंग झलक रहा था। उसने बालों का जूड़ा बना रखा था लेकिन जूड़े से भी बाल यहाँ वहाँ बिखरे हुए थे। होप ने आराम से कहा, हेलो डीएसपी सर, इट्स मी अगेन। होप की आवाज गहरी और हल्की सी खराश लिए थी। उसके चेहरे पर शायद ही अरिवीर ने पिछली 4 मुलाकातों में मुस्कान देखी हो। ये लड़की शांत दिखती थी लेकिन अरिवीर जानता था कि ये कितनी शांत थी। वो प्रदीप की तरफ पलट गया। इसके कंधे में 3 स्टिकेज आए हैं। कलाई की हड्डी अलग से खिसकी है। अरिवीर फिर होप की तरफ घूम गया। तुम्हें कुछ कहना है इस बारे में? होप ने अपने दाएं कान को हल्के से खुजला दिया। फिर उसने कहा, वेल, ही डिजर्व्ड दैट। प्रदीप की आंखें बड़ी हो गईं और वो और उसके साथी एक बार फिर होप पर चिल्लाने लगे तो होप के दोस्त भी तेज आवाज में उनसे झगड़ने लगे। वहीं अरिवीर की नज़र ठीक सामने थी जहां होप ने दोबारा अपनी नज़रें दोबारा से डिक्शनरी में गड़ा दी थी। उसके ठीक सामने एक शब्द था जिसका उच्चारण करने की कोशिश वो कर रही थी। उसकी स्पेलिंग बज़र्क थी जिसका मतलब था क्रोध में अपना पूरा नियंत्रण खो देना। होप हल्के से उसका उच्चारण कर रही थी, बजार्क। अरिवीर ने अपनी फाइल में उसका नाम पढ़ा।
होप, आर्किटेक्चर विभाग, आरवी यूनिवर्सिटी, स्कॉलर स्टूडेंट। फिर उसने दोबारा अपनी नजरें उठाकर सामने होप की तरफ देखा, जिसे अपने आसपास के शोर शराबे का कोई ध्यान नहीं था। अरिवीर ने अपना सिर हिला दिया। ये लड़की किसी भी तरीके से देखा जाए तो अजीब थी, कुछ अजीब सी, जैसे इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो कि इसके आसपास क्या हो रहा है या फिर क्या हो चुका है। नाम होप है, लेकिन शायद ही इस लड़की के लिए कोई होप हो। करतौल में आज भी जंगल उतना ही ज्यादा घना था। ऊपर से यहाँ के राज परिवार ने एक प्रोजेक्ट चलाया था जिसके अनुसार 1000 से अधिक देवदार, शीशम और चील के पेड़ लगाए गए थे। जंगल और भी ज्यादा घना हो गया था। इस प्रोजेक्ट के कारण जंगल के पेड़ काटने की पूरी तरह से मनाही थी। पर कुछ लोगों को क्या ही फर्क पड़ता है कि हमारे लिए प्रकृति कितनी अधिक जरूरी है। उन्हें बस अपना स्वार्थ दिखाई पड़ता है। इसी स्वार्थ के चलते वो लोग भगवान को भी नहीं छोड़ते। मेज पर कोली ने एक पोटली उल्टी की तो 3 छोटी छोटी मूर्तियां उसमें से आकर गिर गईं। सामने बैठे हुए निर्मल सिंह की आंखें बड़ी होती गईं। तू मूर्तियां ले आया? और नहीं तो क्या, मैंने कहा था ना कि छोटा सा मंदिर है और पुजारी रात को ताला लगाकर घर चला जाता है, इसलिए बड़ा आसान था। कोली मुस्करा दिया। हिमाचल में आपको ऐसे बहुत सारे मंदिर मिल जाएंगे जिनकी मूर्तियां 1000 साल से भी पुरानी हैं। ये तो 1700 साल पुरानी मानी जाती हैं। देखो तो कितनी खूबसूरत है। निर्मल ने अपने हाथ में मूर्तियों को लिया। साला ये पत्थर अब दोबारा कहीं नहीं मिलता। कम से कम 20 करोड़ की तो होंगी ही। पर मैंने अपने आदमी पहले भी वहां भेजे थे, तो क्यों मूर्तियां नहीं ला पाए? ये तो मुझे भी नहीं पता भाईजी, मैं तो बड़ी आसानी से ले आया। कोली ने अपना सिर खुजला दिया। मंदिर का ताला भी बड़ा पुराना है। हम लोकल चोरों की यही तो बात है, बड़ी आसानी से काम कर लेते हैं। इतना कहकर निर्मल ने नोटों की गड्डी निकाली और उसके बाद कोली के हाथों में थमा दी। तू हमें नहीं जानता और ना हम तुझे। समझ में आया? दोबारा हम लोग करतौल नहीं आएंगे, इसलिए कभी भी हमारा नाम मत लियो। जो आप कहो भाईजी, मुझे तो बस पैसों से मतलब है। उसने नोटों की गड्डी उठाए और फिर बाहर की तरफ चला गया। वहीं उसके ठीक पीछे से निर्मल ने किसी को फोन लगाया। जी साहेब सा, जी काम हो चुका है। हाँ, मूर्तियां पहुंच चुकी हैं। आज रात ही इनको मैं लंदन भेजने की तैयारी करता हूँ। जी सर बिल्कुल, आप चिंता मत करें। कोली सब कुछ सुनता जा रहा था, पर वो बिना कुछ कहे बाहर निकल गया। फिर वो उसे पुरानी सी बंद पड़ी फैक्ट्री से निकलकर सीधा बाईं तरफ गया और जंगल के दूसरी तरफ एक पुरानी सी सड़क पर आगे बढ़ा। कुछ देर आगे बढ़ने पर उसे एक काली गाड़ी दिखाई पड़ी, जहां एक आदमी गाड़ी की टेक लगाकर खड़ा था। वो सिगरेट पी रहा था। उसने एक काला हुडी पहन रखा था और सिर पर उसके एक काली कैप थी। उसने एक काले रंग का सूती दुपट्टा अपने गले के आसपास लपेट रखा था। उसकी आंखें सिगरेट की हल्की सी रोशनी में चमक रही थीं। जब वो सिगरेट पी रहा था तो उसकी बांह पर बना वो धनुष बाण साफ दिखलाई पड़ रहा था। पंडित जी, कोली आकर उसके पास खड़ा हो गया। काम हो गया। उनको पता भी नहीं चला कि मूर्तियां नकली थीं, क्योंकि उन लोगों ने कभी मूर्तियों को इतना ध्यान से नहीं देखा कि उसके रेप्लिका को पहचान सकें। उनके लिए बस वो मूर्तियां भर हैं, हमारे जैसे वो उन्हें भगवान जैसे नहीं पूछते, पंडित ने ठंडी आवाज में कहा। पर एक बात समझ नहीं आई, आपने नकली मूर्तियां क्यों भिजवाईं? पुलिस के पास क्यों नहीं बताया? ये पुलिस का काम नहीं है। अगर होता तो ये सब कभी नहीं होता। कोली, एक बात याद रखो, जब तुम्हें किसी से न्याय ना मिले तो उसे स्वयं से प्राप्त करो। अगर कोई तुम्हारे लिए ना लड़े तो स्वयं के लिए लड़ो। अपना प्रतिशोध स्वयं लो, चाहे उसके लिए कितना भी समय लगे। तब तो इसी में बंधे रहेंगे ना पंडित जी? कहाँ मुक्त होकर जीवन बिता पाएंगे? पंडित जी ने एक लंबी सांस छोड़ी। मेरे बाके बिहारी कह गए हैं, कामक्रोधवियुक्ताना यतिना यच्चेतसाम अभितो ब्रह्मनिर्वाण वर्तते वेदितात्मनाम। अर्थात जो काम और क्रोध इन दोनों दोषों से रहित हो चुके हैं, जिन्होंने अंतःकरण को अपने वश में कर लिया है, जिन्होंने आत्मा को जान लिया है, ऐसे आत्मज्ञानी सम्यकदर्शी यति सन्यासियों को दोनों ओर से अर्थात जीवित रहते हुए भी और मरने के पश्चात भी दोनों अवस्थाओं में ब्रह्मनिर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त रहता है। और जहां मोक्ष मिल गया वहां मुक्ति की आवश्यकता नहीं है। कोली, पंडित जी ने सामने देखा। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। और इसी के साथ उस बंद पड़ी फैक्ट्री में एक तेज धमाका हुआ। पूरी की पूरी फैक्ट्री एक साथ धमाके में भरभरा कर ढह गई। आग का गुब्बारा आसमान छू गया। जितने भी लोग अंदर थे, सबके चितले आंगन में आकर बिखर गए। तारांकन 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 तारांकन। रात का वक्त था। दिल्ली में पुलिस स्टेशन के बाहर वो आरवी यूनिवर्सिटी के सारे विद्यार्थी आकर खड़े हो गए थे।
उनको इंस्पेक्टर अजीत चेतावनी दे रहे थे, अभी बहुत हो गया तुम लोगों का। बार बार यहाँ आओगे तो किसी दिन सच में अंदर डाल दिए जाओगे। समझ में आया ना? तुम लोग पढ़ाई लिखाई भी कर लिया करो। इस तरह से मारपीट करके कोई भविष्य नहीं बनने वाला। सबके सब सिर झुकाकर खड़े थे। हालांकि किसी का ध्यान अजीत के भाषण के ऊपर नहीं था। सबके सब बस यही सोच रहे थे कि कब ये सारा भाषण खत्म हो और वो लोग यूनिवर्सिटी लौटें। इसी बीच अरिवीर बाहर आया। उसने दूसरी तरफ नजर दौड़ाई तो होप आराम से गाड़ी की टेक लगाकर खड़ी थी और सामने की तरफ देख रही थी। अरिवीर की आंखें सिकुड़ गईं। उसने पलटकर देखा तो वहां ठीक सामने एक कैफे था जिसका सारा का सारा मेन्यू एक डिजिटल स्क्रीन के जरिए सामने लगा हुआ था। वो लगातार बदल रहा था। अरिवीर ने हैरानी से होप की तरफ देखा। डोंट टेल मी कि ये लड़की मेन्यू पढ़ रही है। यहाँ इतना बड़ा कांड हो गया लेकिन इतने आराम से खड़ी है। सच में नट बोल्ट ढीले हैं क्या? इसे मेन्यू इंटरेस्टिंग लग रहा है। सोचते हुए वो अजीत की बगल में आकर खड़ा हो गया। उसे देखकर होप के अलावा सब सीधे खड़े हो गए। अगर उन सबको अरिवीर जानता था तो वो लोग भी अरिवीर को जानते थे। इसलिए अजीत के साथ वो लोग लापरवाही से रहते थे लेकिन अरिवीर के आते ही सतर्क हो जाते थे। अरिवीर ने अपनी कमर पर हाथ रखा और ठंडी आवाज में कहा, तुम लोगों को समझाना बेकार है इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगा। यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट आई है कि तुम लोगों को वापस यूनिवर्सिटी भेज दिया जाए और वो तुम लोगों से निपटेंगे। सस्पेंशन और इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार रहना क्योंकि मैंने एक का नाम भी नहीं छोड़ा है। सबके बीच खुसर पुसर मच गई। सारे विद्यार्थी अब जाकर परेशान लगने लगे थे। जैक ने बिल्कुल हल्के से पलक के कान में कहा, मुझे तो लगा था कि इस बार भी वार्निंग देकर डीएसपी सर छोड़ देंगे लेकिन उन्होंने तो धोखा दे दिया। पलक ने भी बिल्कुल हल्के से कहा, डीएसपी सर का ट्रांसफर हो रहा है इसलिए हमें लटका कर जा रहे हैं। बड़े गंदे तरीके से सर ने ग्रज होल्ड किया था। स्वयं जा रहे हैं और हमें फंसा रहे। सारी कसर एक ही बात में निकाल ली। सैंडी भी उसकी बगल में खड़ी थी। उसने भी हल्के से कहा, यार लेकिन हमारी क्या गलती है? सारी चीजें तो ये प्रदीप ने स्टार्ट की ना। केजे ने एक गहरी सांस छोड़ी। मैडम शायद आप भूल रही हैं। पट्टियों से मेकअप प्रदीप का हुआ है ना कि हमारा। पट्टा विक्टिम कार्ड खेल जाएगा। मैं उसी कार्ड से उसका गला ना चीर दूं? सैंडी ने चिढ़कर कहा, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी तलवार तो होप पर मंडरा रही है। प्रोफेसर राजीव ने उसे पहले भी चेतावनी दी थी। उन चारों की नजर होप की तरफ घूम गई जो कि अभी भी मेन्यू की तरफ देख रही थी। पता नहीं कि उसने अरिवीर की आवाज सुनी भी थी या फिर नहीं। इसी बीच उन लोगों को अपने ऊपर कुछ अंधेरा सा महसूस हुआ तो उन चारों ने सामने की तरफ देखा। अरिवीर उनके सामने आकर उन्हीं को घूर रहा था। वो चारों के चारों सकपका कर सीधे खड़े हो गए और अपना अपना सिर झुका लिया। अरिवीर ने अपना सिर ना में हिला दिया और फिर वो जाकर होप के ठीक सामने खड़ा हो गया। होप ने अचानक से अपने और मेन्यू के बीच आए उस बड़ी सी दीवार की तरफ देखा और फिर कहा, 32। वॉट? अरिवीर ने हैरानी से कहा तो होप ने कहा, उनके मेन्यू में 5 डिशेज एक स्क्रीन पर आती हैं और लगभग 7 बार स्क्रीन बदली। कुल मिलाकर 35 डिशेज हैं जिनमें से मैंने 32 पढ़ ली। अरिवीर ने ऐसे होप की तरफ देखा मानो वो किसी अजूबे को देख रहा हो। फिर उसने कहा, तुम लोग या तो सस्पेंड हो सकते हो कल या फिर रिस्ट्रिकेट। सुना मैंने लेकिन बात यह है कि हमने अटैक नहीं किया। हमने सिर्फ डिफेंस किया। अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं कि मेरा डिफेंस उन लोगों के अटैक पर भारी पड़ गया। उन लोगों को फाइट स्टार्ट नहीं करनी चाहिए जो सामने वाले का एक भी अटैक झेलने के लायक नहीं होते हैं। होप ने आराम से कहा तो अरिवीर हल्का सा मुस्करा दिया। उसने अपनी गर्दन हल्की सी टेढ़ी कर ली। टेल मी वन थिंग, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें एक साइकेट्रिस्ट की जरूरत है? मुझे ऐसा लगता नहीं है बट ऐसा ही है। मैं 13 साल की उम्र से थेरेपी ले रही हूँ बट मेरे साइकेट्रिस्ट कुछ टाइम बाद मुझे छोड़ देते हैं। उनका कहना है कि मैं लूप में चली जाती हूँ और उनकी थेरेपी पर ध्यान नहीं देती। होप ने सामान्य ढंग से कहा मानो अरिवीर को फल खाने के फायदे बता रही हो। अरिवीर ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। वो मैं देख पा रहा हूँ कि वो ऐसा क्यों कहते हैं। तुमने किसी को बहुत बुरे तरीके से पीटा और तुम पुलिस स्टेशन में आकर डिक्शनरी पढ़ रही थी। डू यू रियली थिंक इट्स नॉर्मल? होप ने 1 मिनट के लिए कुछ सोचा और फिर कहा, बट डिक्शनरी पढ़ना सच में एक नॉर्मल चीज है। अब अरिवीर का मन किया कि सच में कहीं जाकर दीवार से अपना सिर फोड़ ले। वो तो शुक्र की बात थी कि उसका ट्रांसफर हो चुका था। कब से वो उस जगह जाना चाहता था लेकिन उसके आसपास के लोग उसके रोकने में लगे थे लेकिन आखिरकार इतनी कोशिशों के बाद उसका ट्रांसफर उस जगह हो ही गया था। अरिवीर ने अपने गालों में जीभ घुमाए और फिर होप की तरफ उंगली की। होप ने उसकी उंगली की तरफ देखा तो अरिवीर ने कहा,
मैंने आज तक किसी क्रिमिनल तक ये नहीं बोला, लेकिन मैडम, मैं सच में महादेव से प्रार्थना करूंगा कि तुम कभी जिंदगी में मुझे दोबारा ना मिलो। होप ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। आई विल ट्राई माई बेस्ट। यू बेटर बी। मैं यहां से जाते ही तुम्हें भूलना चाहता हूं, अरिवीर ने इतना कहा और फिर वापस चला गया। वो इस लड़की के बारे में सही था। इस लड़की के लिए कोई होप नहीं थी। ये पूरा गॉन केस था। वहीं होप ने उसके जाते ही अपनी नजरें घुमाई और वो दोबारा उस मेन्यू को पढ़ने लगी। सिर्फ 3 डिशेज के नाम बचे थे जो उसे पढ़ने थे। जहां तक बात थी कि डीएसपी उसे याद रखेगा या नहीं, तो शायद डीएसपी नहीं जानता था कि होप को शायद ही वो याद रहने वाला था। उसका दिमाग उस ट्रॉमा की वजह से बहुत कम चीजें याद रख पाता था, या फिर सिर्फ वो चीजें जिन्हें होप याद रखने के लिए खुद चुनती थी। तारांकन 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 तारांकन। सुबह का 1 बज आया था जब यूनिवर्सिटी के उस बड़े से क्षेत्र के अंदर बनाई गई सड़क पर जैक, पलक, केजे और सैंडी चले हुए थे। होप उनके पीछे थी और उसने अपनी ट्रैक पैंट में हाथ डाल रखे थे। सैंडी ने ऊपर आसमान की तरफ देखा। साला, वो डीएसपी मुझे शुरू से ही कितना हॉट लगता था यार। मतलब मैं तो उसे सच में प्रपोज करने वाली थी यूनिवर्सिटी से निकलकर, लेकिन उसने मेरे अरमानों पर पानी तो छोड़ो, सीधा एसिड ही फेंक दिया। जैक ने उसकी तरफ देखा और अचानक से ही उसने कहा, जग सूना सूना लागे, जग सूना सूना लागे, कोई रहे ना जब अपना। पलक और केजे ने अगली लाइन गाते हुए कहा। सैंडी ने चिढ़कर सबकी तरफ देखा और फिर अचानक से जैक को पकड़कर उसे लात मारते हुए कहा, साले हरामी, सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। ना तू उस प्रदीप से भिड़ता और ना वो सामने से आकर पलक पर अटैक करता। जैक उल्टा चल रहा था। उसने पलक की लातों से बचते हुए कहा, सालो तुम लोग भी साथ में थे, अब अकेले मुझ पर क्यों लाठी मार रहे हो? और सबसे बड़ा कांड तो ये सबसे पीछे चलने वाली का है, जो ऐसे चल रही है जैसे हम लोग पिकनिक पर आए हैं। सब रुक गए और पलटकर होप की तरफ देखने लगे। होप ने भी उन लोगों की तरफ देखा और फिर अपने पीछे देखते हुए कहा, हॉस्टल की भूतनी फिर हमारे साथ आ गई क्या? जैक ने अपना सिर पीट लिया और केजे ने कहा, होप, वो तुम्हारे बारे में बात कर रहा है। होप दोबारा उनकी तरफ पलटी। ओ अच्छा, लेकिन क्या बात कर रहा है? सैंडी और पलक की हंसी छूट गई तो वहीं जैक ने एक लंबी सांस छोड़ी। हमारी होप हर मोह माया को त्याग चुकी है। अब उसे इस संसार से संन्यास लेने से कोई नहीं रोक सकता है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। एक चीज है जो होप को रोके हुए है। सैंडी ने तुरंत होप की तरफ देखा। ऑस्ट्रेलिया की वो ऑरोरा लाइट्स, जिन्हें देखने का सपना होप कितने टाइम से पाले हुए है। बाकी तीनों ने भी हाँ में सिर हिला दिया तो होप ने आराम से कहा, क्योंकि वो इरिटेट नहीं करती हैं। अनलाइक ह्यूमंस। बातें करते हुए वो लोग वापस अपने आर्किटेक्चर विभाग के हॉस्टल में पहुंच चुके थे। वो चारों होप को छेड़ रहे थे जब गेट के पास आवाज आई, होप। होप के अलावा सब एकदम से चीखते हुए पलटकर पीछे हट गए। सामने एक करीब 40 साल का और कम लंबाई वाला आदमी आया जिसने अपने हाथ में एक ब्रीफकेस पकड़ रखा था। सैंडी ने अपने सीने पर हाथ रखा। कुमार अंकल, बाय गॉड सिग्नल दे दिया करिए आने से पहले। हमें सच में लगा कि हॉस्टल के भूत बाहर निकल आए हैं। कुमार और ज्यादा मुस्करा दिया। उसने कहा, मैं आप लोगों को डराना नहीं चाहता था। अगर ऐसा हुआ है तो मैं माफी चाहता हूं। इतना कहकर उसने होप की तरफ देखा। क्या बात हो सकती है अभी? हो सकती है। ऐसा तो है नहीं कि मुझे सोना है इसलिए मैं बात नहीं कर पाऊंगी, होप ने आराम से कहा तो बाकी चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। केजे ने एकदम से कहा, होप, हम कल सुबह यूनिवर्सिटी में मिलते हैं, एचओडी के ऑफिस के सामने। इतना कहकर उसने अपना हाथ हिलाया और जैक को लगभग घसीटते हुए बी विंग की तरफ ले गया जबकि दोनों लड़कियां जी विंग की तरफ चली गईं। होप ने कुमार की तरफ देखा और फिर वो जाकर लापरवाही से हॉस्टल की सीढ़ियों पर बैठ गई। उसने अपनी कोहनियां घुटनों पर टिका ली। 1 मिनट के लिए वहां चुप्पी रही। फिर कुमार सिंह एक लंबी सांस ली और कहा, तुम्हारा इंसोम्निया कैसा है? बुखार था उसे 1 हफ्ता पहले लेकिन अब थोड़ा ठीक है। दवाई वगैरह दी थी मैंने। होप ने अपने कंधे झटक दिए। बाकी गोरा चिट्टा खूबसूरत। कुमार ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया तो होप ने ठंडी आवाज में कहा, आपको पता है ना कि मुझे आपकी स्माइल से सबसे ज्यादा नफरत है। इट्स फेक। ये आपको इसलिए लगानी पड़ती है क्योंकि स्माइल करना आपकी ड्यूटी है। इट्स लाइक योर यूनिफॉर्म। कुमार ने शांतिपूर्वक कहा, होप, मेरी स्माइल तुम्हारे लिए कभी फेक नहीं है। होप ने लापरवाही से कहा, हाँ, और समुद्र में मीठा पानी मिलता है। कुमार की मुस्कान गायब हो गई।
ये लड़की कभी सीधे उत्तर नहीं देती। फिर उसने कहा, यूनिवर्सिटी में केस काफी ज्यादा बड़ा हो गया है। बात काफी ज्यादा बढ़ गई है। तुम्हारे सस्पेंड होने के आसार हैं या फिर तुम रस्टिकेट भी हो सकती हो होप। कल सभी के गार्डियन को साथ में बुलाया गया है। होप ने कुछ सोचा और वो उठ खड़ी हुई। फिर उसने कहा, ठीक है, कल 9 बजे मीटिंग है तो आप आ जाइएगा। रही बात सस्पेंशन की तो वो मैं संभाल लूंगी या फिर आप संभाल लीजिएगा, जैसे हमेशा संभालते आए हैं। कपूर फैमिली से आपको इसी बात की पेमेंट मिलती है। नाउ यू शुड लीव। मुझे इंसोम्निया है लेकिन आपको नहीं। गुड नाइट। इतना कहकर वो पलटी और जाने लगी कि तभी पीछे से कुमार ने कहा, मिस्टर एंड मिसेज कपूर दिल्ली में आए हैं। प्रोफेसर राजीव ने सीधा उन्हें कांटेक्ट किया है और मिस्टर कपूर ने कहा है कि मीटिंग में वो दोनों जाएंगे। बात मेरे संभालने की नहीं है होप। कल तुम्हारे रियल गार्डियन आ रहे हैं। मैं तुम्हें यही बताने आया था। होप की मुट्ठियां भिंच गईं। कुमार ने कहा, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मेरी स्माइल तुम्हारे लिए फेक नहीं है होप। मिस्टर कपूर ने मुझे मना किया था कि मैं तुम्हें ना बताऊं, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम्हारा कंट्रोल स्वयं पर से हटे। तुमने अपने ऊपर बहुत मेहनत की है बेटे, उस मेहनत को गंवाना मत। मैं बस तुमसे यही कहने के लिए आया था। होप ने एक गहरी सांस छोड़ी। उसकी मुट्ठियां भी खुल गईं। उसने ठंडी आवाज में कहा, गुड नाइट कुमार अंकल, और सीधा अंदर की तरफ चली गई। वहीं कुमार ने अपना सिर हिला दिया और वो भी वापस अपनी कार की तरफ चला गया। उसने होप को तब से देखा था जब वो 13 साल की उम्र में यहाँ आई थी। एक ऐसी बच्ची जो ढंग से एक वाक्य तक नहीं बोल सकती थी, उसे एक मजबूत किरदार की लड़की में बदलते देखा है। इसलिए कुमार बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि अब इतना आगे आकर होप किसी भी तरीके से कमजोर पड़े। तारांकन 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 तारांकन। सुबह का समय था और आरवी यूनिवर्सिटी के आर्किटेक्ट विभाग में वातावरण थोड़ा गंभीर था। कल रात हुए झगड़े के बारे में सबको पता चल चुका था। इस बार कुछ ज्यादा ही खतरनाक चीज थी क्योंकि यूनिवर्सिटी को भी नुकसान पहुंचा था। लकड़ी की पूरी रेलिंग टूट गई थी। अपने ऑफिस में बैठे हुए प्रोफेसर राजीव ने पूरी वीडियो अपने लैपटॉप पर देखी और उसके बाद वो सामने बैठी होप की तरफ पलट गए। उन्होंने फिर थकी हुई आवाज में कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि कंट्रोल रखना। आई वॉज इन माई कंट्रोल। इसीलिए उसकी बहुत कम पिटाई हुई और बहुत कम स्टिक जाए। होप अभी भी लापरवाही से बैठी थी। अगर आउट ऑफ कंट्रोल होती तो वो हॉस्पिटल में पड़ा होता, कोमा में भी हो सकता था। होप, इट्स नॉट अ जोक। तुम्हें पता है, बात तुम्हारे सस्पेंशन तक जा चुकी है, राजीव ने हल्के से गुस्से के साथ कहा। प्रदीप ने जो किया सो किया। उसे हमने 2 सैम के लिए सस्पेंड कर दिया है, लेकिन उसे क्या फर्क पड़ेगा। होप, तुम अपनी स्कॉलरशिप गंवा दोगी। वॉट अबाउट ऑस्ट्रेलिया? तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे मास्टर्स करने के लिए वहां जा सकती हो? रियली? एक बार सस्पेंशन एंड एवरीथिंग इज ओवर। होप ने अपने दाएं कान को खुजलाना शुरू कर दिया। फिर उसने कहा, मतलब अब कोई होप नहीं है? ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। खैर, मैंने डीन सर से बात की है। तुम ट्रांसफर हो रही हो। एज अ ट्रांसफर स्टूडेंट, तुम 1 साल के लिए हर आर्किटेक्चर एग्जीबिशन से दूर रहोगी एंड यू विल स्टडी इन अ डिफरेंट कॉलेज। राजीव ने उसकी तरफ एक फॉर्म बढ़ाया। ये कॉलेज भी हमारी यूनिवर्सिटी के साथ ही एफिशिएटेड है। तुम्हारे गार्डियन से मैंने बात की थी एंड ये उनका सजेशन है। उन्होंने सारी फॉर्मेलिटी भी कॉलेज में स्टार्ट करवा दी हैं। होप ने फॉर्म की तरफ देखा और एकदम से कहा, इट्स इम्पॉसिबल। दैट्स नॉट गोना हैपन। इट इज हैपनिंग बेटे, राजीव ने आराम से कहा। यू आर गोइंग बैक टू करतौल। इसी के साथ दरवाजा खुला और एक आवाज गूंज उठी, आई एम रियली सॉरी सर, वी आर लेट। होप के हाथों में फॉर्म भिंच गया। वो इस आवाज को बहुत अच्छे से जानती थी। इस आवाज का एक ही मतलब था कि जिन लोगों से वो 8 साल पहले दूर यहां दिल्ली में आई थी, वही लोग अब दोबारा उसकी जिंदगी में वापस लौट चुके हैं। सुबह का समय था जब आरवी यूनिवर्सिटी के आर्किटेक्ट विभाग में हल्का सा माहौल गंभीर था। होप आराम से बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वहीं उसकी बगल में राजवीर कपूर और निशा कपूर बैठे हुए थे। निशा के चेहरे पर हल्की सी चिढ़ साफ दिखाई पड़ रही थी। उसने एक बार फिर होप पर नजर डाली और कहा, क्या सच में होप को करतौल वापस ले जाना जरूरी है? आई मीन, क्या कोई और कॉलेज नहीं है जहां होप को एडमिशन मिल सकती है? प्रोफेसर राजीव हल्के से मुस्करा दिए। उन्होंने कहा, करतौल कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड आर्ट हमारी यूनिवर्सिटी के साथ एफिशिएटेड है मिसेज कपूर। होप का वहां जाना ही ज्यादा अच्छा होगा। केस थोड़ा इस बार आउट ऑफ कंट्रोल है, इसीलिए मिस्टर कपूर ने खुद इस कॉलेज को सजेस्ट किया।
निशा ने तुरंत राजवीर की तरफ देखा तो राजवीर ने कहा, एक्चुअली होप अपने घर से काफी सालों से दूर है। शायद उस पर हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए, इसलिए होप के एंगर इशू थोड़े ट्रिगर हो गए हैं। मैंने तभी सोचा कि होप का ट्रांसफर करतौल के लिए ठीक रहेगा, उसे होम सिकनेस भी नहीं होगी। राजीव ने इतना सुनकर होप की तरफ देखा और उसकी मुस्कान गहरी हो गई। वो जानते थे कि होप अपने घर को कितना ही मिस करती थी। निशा ने एक गहरी सांस छोड़ी और फिर कहा, ठीक है, होप कब तक वहां आएगी? हम लोगों को एक एक्स्ट्रा मेंबर के लिए तैयारी भी करनी पड़ेगी। राजीव के माथे पर बल पड़ गए। उन्हें पता था कि राजवीर जहां होप के सौतेले पिता थे तो वहीं निशा होप की अपनी सगी मां थी, लेकिन यहां चीजें कुछ और ही बता रही थी। राजीव ने बिना कोई टिप्पणी के कागज देखे और कहा, नेक्स्ट वीक। वो इस वीकेंड को घर के लिए निकल सकती है और मंडे से कॉलेज ज्वाइन कर सकती है। राजवीर मुस्करा दिया। उसने फिर होप की तरफ देखा, हम लोग तुम्हारा वेट करेंगे होप। होप ने कोई जवाब नहीं दिया। वो प्रोफेसर राजीव के ठीक पीछे बनी एक बड़ी सी बुक शेल्फ की तरफ देख रही थी। राजीव ने भी उसकी तरफ देखा और गहरी सांस छोड़ी। होप, तुम इन सारी किताबों के राइटर्स के नाम और टाइटल्स पढ़ चुकी हो? नहीं, 3 किताबें नई आई हैं। होप ने अपनी पुतलियां सीधा राजीव की तरफ घुमाई, साथ में एक पंपलेट भी लगा है, नए गोल्फ क्लब का। राजवीर ने हैरानी से कहा, तुम ये सब पढ़ रही थी? हम लोग तुम्हारे ट्रांसफर के बारे में। अगले हफ्ते मंडे से मुझे ज्वाइन करना है। आई नो, वीकेंड पर मुझे करतौल पहुंचना है, होप ने ठंडी आवाज में कहा, लेकिन राजवीर और निशा की तरफ देखा नहीं। राजीव ने फिर कहा, मिस्टर एंड मिसेज कपूर, आप थोड़ा वेट करेंगे बाहर? मैं जरा होप से बात कर लूं। राजवीर ने अपना सिर हिला दिया और फिर निशा को इशारा किया। निशा तुरंत उठ खड़ी हुई और फिर राजवीर भी उसके साथ बाहर की तरफ चला गया। राजीव उसके बाद होप की तरफ पलटा। होप, तुम्हारे मार्शल आर्ट कोच जिन्हें तुम मास्टर कहा करती थी, जानती हो जब मैं उनसे मिलने गया था उनके अंतिम समय में तो उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हें वो अपनी बेटी की तरह मानते हैं और इसीलिए मैं तुम्हारा ध्यान रखूं। मैंने वो किया होप। आई नो कि तुम मास्टर को काफी ज्यादा मिस करती होगी, लेकिन मास्टर चाहते थे कि तुम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के साथ साथ एक बहुत अच्छा इंसान भी बनाओ। तुम अपना सपना करो। तुम ऑरोरा को देखना चाहती हो ना? उसके लिए तुम्हें अपने आप पर और ज्यादा कंट्रोल रखने की जरूरत है। ओके। होप ने राजीव की तरफ देखा और उसकी नजरें दाईं तरफ घूम गईं जहां प्रोफेसर राजीव के साथ एक और आदमी खड़ा था। होप के लिए वो मास्टर डेल यांग थे जो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला थे। वो और राजीव बहुत अच्छे दोस्त थे और डेल यांग होप के स्कूल में मार्शल आर्ट सिखाते थे। वही थे जिनकी वजह से होप अपने आप से बाहर आई थी, उस पास्ट ट्रॉमा से बाहर आई थी। उसके लिए सब थोड़ा आसान हो गया था। लेकिन 2 साल पहले होप जब आर्किटेक्ट के फर्स्ट ईयर में थी, मास्टर की मौत कैंसर से हो गई। तब से लेकर अब तक राजीव सर ने मास्टर की जगह ले ली थी, लेकिन कहीं ना कहीं होप दोबारा उसी अंधेरे में वापस जा रही थी। होप, राजीव ने कहा तो होप ने उनकी तरफ देखा। राजीव ने एक पॉकेट वॉच उसकी तरफ बढ़ा दी। वो पॉकेट वॉच गोल्डन रंग की थी जिसके साथ एक गोल्डन चेन जुड़ी हुई थी। होप के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उसने वो अपने हाथ में ले ली और फिर कहा, ये मास्टर की थी ना, इसीलिए तुम्हें दे रहा हूं। 1 साल तक करतौल में रहो। 1 साल बाद मैं तुम्हें लास्ट ईयर के लिए वापस बुला लूंगा। ओके, याद रखो, ऑस्ट्रेलिया जाना है। इट्स योर ड्रीम। राजीव हल्के से मुस्करा दिए। होप बिना कुछ कहे उठ खड़ी हुई और उसने अपना सिर झुका दिया। राजीव ने मुस्कराते हुए कहा, ऑल द बेस्ट। और वहां जाकर लोगों को पीटना मत। उसके लिए लोगों को पिटने वाले काम करने बंद होंगे। मैं फिर स्वयं ही रुक जाऊंगी। इतना कहकर वो पलटी और सीधा बाहर की तरफ चली गई। राजीव ने एक लंबी सांस छोड़ी और फिर चेयर घुमाकर उसी तस्वीर की तरफ देखा। फिर उन्होंने कहा, डेल यांग, होप अब दोबारा से वापस वहीं जा रही है। मुझे पता है कि तुम हमेशा उसके साथ हो। प्लीज उसे प्रोटेक्ट करना। इतना कहकर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना चेहरा पीछे टिका लिया। उस तस्वीर में डेल यांग की शर्ट से वही घड़ी थी जिसकी गोल्डन चेन उनकी शर्ट के बटन से लगी हुई थी। बाहर गैलरी में ठंडी हवा चली हुई थी जब होप बाहर निकली। वहां राजवीर और निशा उसका इंतजार कर रहे थे। होप उन्हें देखकर पीछे ही रुक गई। राजवीर और निशा ने भी उसकी तरफ देखा। वो दोनों उसकी तरफ देखने लगे, लेकिन होप बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़े। वो आराम से उनकी तरफ देखते हुए अपनी जगह खड़ी रही। राजवीर आगे बढ़े और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, होप, तुम्हारे टीचर ने तुम्हें ज्यादा तो नहीं डांटा ना? मुझे चिंता हो रही थी बेटे। होप के चेहरे पर कोई भाव नहीं आए, लेकिन उसके दिमाग में कुछ चीजें चल रही थीं।
गोभी, बैंगन, टमाटर, करेला, भिंडी, सोयाबीन, आलू, प्याज। ये होप का तरीका था। जब भी उसके सामने ऐसी परिस्थिति आती थी जहां उसे लगता था कि उसका स्वयं पर नियंत्रण नहीं रहेगा, वो कोई भी विषय उठाकर उसकी चीजें गिनना शुरू कर सकती थी, जैसे रंग, सब्जियां, फल, गिनती। कुछ भी, जो भी उसके दिमाग में आता था। राजवीर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। हम लोग दिल्ली में ही थे और मुझे लगा कि ये सबसे अच्छा है कि तुम करतौल लौट सको। तुम्हारी आर्किटेक्चर की पढ़ाई खत्म होने में भी सिर्फ 2 ही साल बचे हैं और तुम भी करतौल को याद करती होंगी। इसीलिए तुम वहां रह सको तो फैमिली में तुम्हारा एसेंस रहेगा। इतना कहकर राजवीर चुप हो गया, लेकिन होप की तरफ से कोई उत्तर नहीं आया। राजवीर ने कुछ देर इंतजार किया और फिर कहा, तुम संडे को वापस आ रही हो ना? मैं कुमार से कह दूंगा कि तुम्हारे लिए दोपहर की बस की टिकट करवाए। मैं तुम्हें बस स्टैंड पर लेने आ जाऊंगा। ओके। और हाँ, करतौल में ठंड रहती है तो गर्म कपड़े पहन कर आना। फिर से कोई उत्तर नहीं। राजवीर ने एक गहरी सांस छोड़ी। पिछले 8 सालों में ये लड़की सिर्फ उन लोगों की बातें सुनती थी, लेकिन कोई जवाब देना बहुत कम जरूरी समझती थी। राजवीर ने फिर सिर हिलाया, हम चलते हैं। एंड वी विल वेट फॉर यू। सी यू सून। इतना कहकर वो जाने लगा तो निशा ने कार के पास उनकी 2 मिनट का इंतजार करने के लिए कहा। राजवीर कार के पास चले गए तो निशा फिर होप के पास आए। निशा ने फिर होप के बालों की तरफ देखा। तुमने अपने बालों का क्या बनाकर रखा है? कहते हुए उसने अपना हाथ होप के बालों की तरफ बढ़ाया ही था कि होप एक कदम पीछे हट गई। निशा की आंखें सिकुड़ गईं। उसने अपना हाथ पीछे किया और फिर अपने पास से एक कार्ड निकालकर होप की तरफ बढ़ा दिया। ये वो ब्यूटी सैलून है जहां मैं हमेशा दिल्ली आने पर जाती हूँ। मैं वहां की वीआईपी कस्टमर हूँ। वहां जाओ और अपने बालों को ठीक करवाना। मम्मी जी, मेरा मतलब है कि आलिया की दादी को ये हिप्पी कल्चर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और हाँ, कुछ ढंग के कपड़े भी खरीद लेना जो तुम्हारे साइज के हों। ढंग की इंसान बनकर वापस आना। समझ आया? होप ने कुछ नहीं कहा और ना ही कार्ड लिया। निशा ने बड़बड़ाते हुए कहा, यू आर टोटली होपलेस। और कार्ड को रेलिंग के पास रखकर वहां से पैर पटकते हुए चली गई। होप वहां खड़ी रही। फिर अचानक से उसने रेलिंग के पास जाकर वो कार्ड उठा लिया। उसने हल्का सा अपना सिर झुकाया और कार्ड लेकर चली गई, लेकिन कुछ बातें थीं जो उसके दिमाग में गूंज रही थीं। ये भी उसी परिवार की लड़की है। जानवर कहीं की। ढंग की इंसान बनकर वापस आना। समझ आया? तारांकन 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 तारांकन। शुक्रवार रात का समय था जब वो गोल्डन कार्ड एक अपार्टमेंट की टेबल पर पड़ा हुआ था। वहां सोफे के पास बिछे गद्दों पर होप, जैक, केजे, पलक और सैंडी आड़े तिरछे लेटे हुए थे। होप एक फैशन मैगजीन में कुछ देख रही थी और उन सब के हाथों में बियर की कैन थी। तभी अचानक सैंडी ने होप की तरफ देखा। डूड, आई एम रियली गोना मिस यू। डैम यार, सिर्फ तुम ट्रांसफर हो रही हो। तुम्हारे बिना सब सूना हो जाएगा। पलक ने अपना सिर हिला दिया। सच में यार होप, अब तो पंगे करने की हिम्मत भी नहीं पड़ेगी। तुम बैकअप के लिए नहीं होंगी। होप ने अपनी बियर का एक घूंट भरा और ठंडी आवाज में कहा, 1 साल तक तुम लोग शांत रह सकते हो। आई एम कमिंग बैक नेक्स्ट ईयर। जैक ने एकदम से कहा, यार, तब तक हम लोग तुझे विजिट कर सकते हैं ना? वहां लोग 7 से 8 घंटे का सफर है। वी कैन स्टिल स्पेंड वीकेंड टुगेदर। होप ने मैगजीन के पन्ने पलटते हुए कहा, ये मेरा अपना अपार्टमेंट है, लेकिन करतौल में मेरा कोई घर नहीं है। मुझे नहीं पता कि कपूर फैमिली के घर में तुम लोग अलाउड होंगे या नहीं। सब बिल्कुल चुप हो गए। वहीं होप ने मैगजीन का एक पन्ना फाड़ा और फिर अपने पास रख लिया। उसके बाद उसने अपने अपार्टमेंट की चाबी सीधा केजे की तरफ उछाल दी। केजे ने हैरानी से कहा, ये क्या है? एक चाबी कुमार अंकल के पास रहेगी और एक तुम्हारे पास। मैं इन तीनों पर ट्रस्ट नहीं कर सकती क्योंकि ये तीनों बेवकूफ हैं। होप के कहने पर केजे के अलावा बाकी तीनों ने उसे घूरकर देखा, लेकिन होप को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने आराम से कहा, इसीलिए कीज तुम्हारे पास छोड़ रही हूं। तुम लोग अभी भी यहाँ वीकेंड स्पेंड कर सकते हो। केजे मुस्करा दिया। उसने कीज को अपनी बाइक कीज के साथ लगाने के लिए टेबल से अपनी चाबी उठानी चाहिए कि तभी उसका हाथ उस गोल्डन कार्ड पर पड़ा। उसने हैरानी से कहा, ये क्या है? ब्यूटी केयर, तुम इसकी वीआईपी मेंबर कब से बन गईं? नॉट माइन, मिसेज कपूर का है। उन्होंने कहा कि उन्हें मेरा हेयर कलर और हेयर कट पसंद नहीं आया, इसलिए इस कार्ड को देकर गई हैं ताकि मैं एक अच्छी इंसान वाली हेयर कट करवा सकूं। उन्होंने कहा है कि करतौल जाने से पहले मैं इंसान बनकर लौटूं। होप ने ठंडी आवाज में कहा।
केजे की आंखें सिकुड़ गईं। तो तुम जा रही हो इस सैलून में? होप ने अपना सिर हिला दिया। यप, एक इंसानी हेयरकट लेने के लिए। जैक ने होप को घूरते हुए कहा, मुझे सुनकर अच्छी फीलिंग क्यों नहीं आ रही है? होप, तुम कौन सी हेयर कट लेने वाली हो? होप ने कुछ भी कहने की बजाय मैगजीन को वो फाड़ा हुआ पन्ना उन लोगों की तरफ कर दिया। बाकी चारों ने उसकी तरफ देखा और एक साथ कहा, सत्यानाश। होप ने लापरवाही से कहा, अपने कंधे झटक दिए। इतना तो तय था कि होप वापस करतौल जाकर सबकी नाक में दम करने वाली है। और उसका पहला कदम उसकी नई इंसानी हेयर कट थी। तारांकन 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 तारांकन। रविवार की दोपहर थी जब करतौल में बारिश बरस रही थी। इसी वजह से बस स्टैंड पर हल्की सी भीड़ थी। लोग बसेस के आने जाने का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच दिल्ली से आने वाली बस आकर रुकी और उसमें से यात्री बाहर निकलने लगे। उसी बीच होप भी बस से बाहर निकल आई तो एक बार के लिए ही सही, लेकिन लोगों की नज़र उस पर पड़ ही गई। होप ने एक ग्रे रंग के हुडी के साथ काली जीन्स पहन रखी थी। उसने एक काली कैप लगा रखी थी और उसके ऊपर उसने हुडी की कैप को डाल रखा था। उसकी पीठ पर एक काले रंग का बैकपैक था। पैरों में काले रंग के जूते और हाथ में एक काली घड़ी। होप ने यहाँ वहाँ देखा और उसके पश्चात वो बाहर वाले गेट की तरफ बढ़ गई। चलते हुए उसने अपने फोन में मैसेज देखा, तुम्हारा सामान आज शाम तक करतौल पहुंच जाएगा। राजवीर सर ने कहा है कि वो तुम्हें लेने आ जाएंगे, लेकिन फिर भी ये उनका नंबर है। भगवान के लिए इसे सेव कर लेना ताकि जरूरत पड़ने पर तुम उन्हें कॉल कर सको। होप ने कोई जवाब नहीं दिया और फोन जेब में डाल लिया। होप के फोन में कुल मिलाकर 7 नंबर सेव थे। जैक पलक, केजे सैंडी, राजीव सर, कुमार अंकल और उसका पसंदीदा रेस्टोरेंट। बाकी लोगों का नंबर सेव करने की ना उसे कभी जरूरत पड़ी और ना उसने कभी किए। बरामदे में खड़ी होप ने दोबारा तेज बरसती हुई बारिश की तरफ देखा और फिर अपनी घड़ी की तरफ। उसे यहां पहुंचे आधा घंटा हो चुका था, लेकिन अभी तक राजवीर नहीं पहुंचा था। होप ने एक गहरी सांस छोड़ी और वो बारिश में ही निकल गई। वहां दूसरी तरफ टैक्सियां खड़ी थीं। उसने एक टैक्सी वाले के पास जाकर पूछा, टैक्सी खाली है? टैक्सी वाले ने अपना सिर हिला दिया, हाँ बिल्कुल। किधर जाना है? कपूर मैंश, कहते हुए होप रुक गई। फिर उसने आराम से कहा, करमौला चौक। टैक्सी वाले ने उसे ध्यान से देखा और फिर बैठने का इशारा किया। होप पिछली सीट पर बैठ गई तो टैक्सी वाले ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। करमौला चौक, वो चौक जिससे उसका घर बस 20 मिनट की दूरी पर था। उसका अपना घर, चैतन्य निवास। वहीं टैक्सी के जाते ही एक साया बाहर आया। उसके मुंह में एक सिगरेट थी और उसने रेनकोट पहन रखा था। उसका मुंह ढका हुआ था। उसने उस टैक्सी की तरफ देखा और उसने फोन निकाल लिया। इसी बीच एक और गाड़ी गई और उसके रेनकोट पर कुछ छींटे पड़ गए। इडियट, कुछ लोगों को लाइसेंस की बजाय दिमागी थेरेपी देनी चाहिए। उस साय ने अपना रेनकोट झाड़ा। उसके बाद उसने आस्तीन हटाए और अपनी बाह भी साफ की। उसकी कोहनी पर एक बहुत खूबसूरत सा बांध बना हुआ था जिसके चारों तरफ एक सांप लिपटा हुआ था। उसने अपनी बाह साफ की और उसके बाद उसने फोन किया। एक रिंग गई और फोन उठ गया। हम छोटे पंडित जी, वो लड़की वापस करतौल आ गई है। उस लड़के ने हल्की सी आवाज में कहा, क्या करना है? वही जो हमेशा हम लोग करते हैं। हमें नजर रखनी है। अब क्योंकि वो करतौल आई है तो वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, पंडित जी ने ठंडी आवाज में कहा। ठीक है पंडित जी, मैं उसके पीछे ही हूँ। वो टैक्सी में बैठकर चली गई। मैं उसके पीछे जा रहा हूँ। उस लड़के ने फोन उठाया और जेब में फोन डालकर उस तरफ देखा। वेलकम बैक लिटिल चैतन्य। वेलकम बैक। और इतना कहकर वो पलटा और उसने एक काली बाइक निकाली। फिर वो तेजी से उसी तरफ चला गया जिस तरफ होप की गाड़ी गई थी। होप को पता भी नहीं था पर करतौल में अभी भी उसका इंतजार होता था और आज भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी नजरों से वो अभी तक ओझल नहीं हुई थी। तो दोस्तों, आज की कहानी यही खत्म होती है। उम्मीद है आपको ये स्टोरी जरूर पसंद आई होगी। अगर आप फेथ ओवर फियर के आगे के सभी पार्ट सुनना चाहते हैं तो बता दूं कि इस कहानी के पार्ट 19 तक टेलीग्राम स्टोरी चैनल पर पहले ही अपलोड हो चुके हैं और आगे के नए पार्ट्स भी रेगुलर बेसिस पर आते रहते हैं। इसलिए अगर आप इस कहानी के बाकी चैप्टर्स और दूसरी कई शानदार स्टोरीज डेली सुनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप के लिंक पर क्लिक करके अभी ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद पिन्ड मैसेज जरूर चेक करें, वहीं से आपको सारी स्टोरीज का एक्सेस मिल जाएगा। तो दोस्तों, जल्दी से टेलीग्राम ज्वाइन करें और रोज नई नई कहानियों का मजा लेते रहें। धन्यवाद।